वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 15 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये हमें समझना है। या सीधी बात में बोलूं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें इस टॉपिक में समझना है। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब इसको समझते हैं। देखो मान लो कि इकोसिस्टम है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज रहती हैं, ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम का फंक्शनिंग है, ठीक है, इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है, क्या ये फंक्शनिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्पीसीज पे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हो जाए या नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाए तो क्या उससे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या कैसा फर्क पड़ेगा, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। This is a question for which ecologist has not been able to give a definite answer. अब देखो जो इकोलॉजिस्ट हैं उनके पास इस क्वेश्चन का एक डेफिनेट आंसर अभी तक नहीं है, ठीक है। For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. तो देखो कई डिकेड से इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ऐसी कम्युनिटीज जिसमें ज्यादा स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऐसी कम्युनिटी जिसमें कि लेस स्पीसीज रहती है, ठीक है। तो जिस कम्युनिटी में लेस स्पीसीज होंगी वो कैसी होगी? लेस स्टेबल, ठीक है। और ऐसी कम्युनिटी जिसमें ज्यादा स्पीसीज होंगी वो कैसी होगी? मोर स्टेबल। अब यहां पे स्टेबल का एक्चुअली में मतलब है क्या, वो हम यहां पे देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो क्वेश्चन यहां पे है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. तो stable community ऐसी community होती है जिसमें productivity में ज्यादा variations नहीं आती है year to year। मतलब इन communities में क्या होता है, जो productivity रहती है वो कैसी रहती है? लगभग constant रहती है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। पहले हमें समझना है productivity का मतलब क्या है। देखो आपने जब वो पढ़े होंगे ना कि फूड चेन्स वगैरह, उसमें आपने पढ़े होंगे प्रोड्यूसर्स, शुरुआत होती है जिनसे, वो प्रोड्यूसर से होती है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? हमारे ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या बनाते हैं? बायोमास, ठीक है ना। कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होता है? बायोमास होता है। तो कितना बायोमास बन रहा है उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है जिसको मैं बोल रहा हूं स्टेबल कम्युनिटी, तो उसका मतलब क्या है? ऐसी कम्युनिटी में क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट, ठीक है। इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं आती हैं, लगभग एक जैसी प्रोडक्टिविटी रहती है। क्लियर? प्रोडक्टिविटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन, ठीक है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोमास जनरेशन का रेट है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेसिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल और मैन मेड। तो स्टेबल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें क्या होता है? प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती है और ये रेजिस्टेंट रहती है और रेसिलिएंट रहती है। रेसिलिएंट मतलब स्टेबल रहती है, किससे? डिस्टर्बेंसेस से। मतलब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है ऐसी कम्युनिटी में तो ये उसको झेल लेता है। जैसे कि डिस्टर्बेंस कैसे हो सकते हैं? नेचुरल या फिर मैन मेड। तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस में क्या आ सकते हैं आपके? इसमें आ सकते हैं आपके क्या? फायर, फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, अर्थक्वेक, ठीक है, या ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, ये सब नेचुरल है। और मैन मेड तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मैन जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा या जो नेचर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा उसको ये कम्युनिटीज झेल लेती हैं। कौन सी कम्युनिटी? स्टेबल कम्युनिटीज। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। तो अगर स्टेबल कम्युनिटी में कोई एलियन स्पीसीज आ जाए, बाहर से कोई स्पीसीज आ जाए, तो उससे भी ज्यादा फर्क इस कम्युनिटी को नहीं पड़ता है, ठीक है। एलियन स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ लिया था पीछे। जैसे हमने पढ़ा था प्रिकली पेयर, है ना, प्रिकली पेयर कैक्टस के बारे में पढ़ा था कि उसने ऑस्ट्रेलिया में क्या कर दिया था? तबाही मचा दी थी, हर जगह कैक्टस फैल गए थे, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ा था कैरेट ग्रास, इंडिया में कैरेट ग्रास अब हर जगह है। तो एलियन स्पीसीज क्या होती हैं? जो बाहर से इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। बट लेकिन स्टेबल कम्युनिटीज में अगर एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे स्टेबल कम्युनिटीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वी डोंट नो
हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। देखो हमें नहीं पता है जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किस तरीके से लिंक्ड है स्पीसीज रिचनेस से किसी भी कम्युनिटी में, बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, बट यहां पे एक नाम आया किनका, डेविड टिलमैन का। इन्होंने लॉन्ग टर्म मतलब काफी लंबे टाइम तक एक इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कैसे किया, आउटडोर प्लॉट्स पे, ठीक है, बाहर जो प्लॉट्स हैं उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रोवाइडिंग सम टेंटेटिव आंसर। तो उन्होंने कुछ आंसर्स दिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था कि कैसे जो ज्यादा रिच स्पीसीज वाली कम्युनिटीज रहती है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली कम्युनिटी होती है, वो क्यों स्टेबल होती है, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए डेविड टिलमैन ने क्या किया, कुछ इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स के, कहां पे, आउटडोर प्लॉट्स पे, ठीक है। Tillman found that plots with more species show less air-to-air variation in total biomass। तो टिलमैन ने क्या देखा कि ऐसे प्लॉट्स जिनमें ज्यादा स्पीसीज मिलती है, उन प्लॉट्स में क्या हो रहा है, लेस एयर टू एयर वेरिएशन हो रहा है बायोमास में, मतलब इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग कैसी है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है ना। He also shows that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity। तो डेविड टिलमैन ने एक और चीज देखी कि अगर किसी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem। देखो अभी भी हम इस चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं कि species richness कैसे कंट्रीब्यूट करता है किसी भी इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ये हमें क्लियर अभी भी नहीं हुआ है पूरा। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human races on this planet। बट हम ये चीज तो समझ चुके हैं कि अगर रिच डाइवर्सिटी होगी, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एट अ टाइम when we are losing species at an alarming pace। अब देखो हमारे अर्थ में क्या हो रहा है, जो स्पीसीज का लॉस है ना वो बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां पे उठता है, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। तो अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो गई, खत्म भी हो गई, तो क्या हमें उससे कुछ फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम्स बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। जो वेस्टर्न घाट्स का इकोसिस्टम है, क्या उसकी फंक्शनिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या उसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी अगर वहां पे रहने वाले जो ट्री फ्रॉग स्पीसीज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स में क्या रहते हैं, ये कुछ ट्री फ्रॉग की स्पीसीज रहती हैं, तो अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो क्या इससे वेस्टर्न घाट्स के इकोसिस्टम को कुछ फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। तो क्या हमारी लाइफ को कुछ फर्क पड़ेगा अगर अर्थ में 20,000 स्पीसीज जो हैं एंड्स की, उसमें से सिर्फ 15,000 स्पीसीज ही बचे। There are no direct answers to such questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे इनका हमारे पास कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट इसको समझने के लिए कुछ एनालॉजी डेवलप करी गई, कुछ एग्जांपल डेवलप किया, जिस एग्जांपल का नाम क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। और इस रिवर पॉपर हाइपोथेसिस को किसने डेवलप किया था, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट जिनका नाम है पॉल एलरिच। क्लियर, अब इसको समझते हैं। इन एन एरोप्लेन, ठीक है, एक एरोप्लेन ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। और ये जो एरोप्लेन है ना, इसको आप मान लो ये क्या है, एक इकोसिस्टम की तरह है। ये जो एरोप्लेन है कैसा है, एक इकोसिस्टम है। इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स स्पीसीज। अब एरोप्लेन के पार्ट होते हैं, है ना, ये पंख है, ये पंख है, ये पंख है, बाकी और भी पार्ट हैं, खिड़कियां हैं, ये सब किससे जुड़ी रहती हैं, रिवेट से, ठीक है, ऐसे रिवेट से जुड़ी रहती हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि आप एरोप्लेन को मान लो एक इकोसिस्टम, ठीक है, और उस एरोप्लेन के अंदर जो ये रिवेट है ना छोटे छोटे, इन रिवेट को आप मान लो क्या, स्पीसीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एरोप्लेन जो है वो क्या है, एक इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है, और जो रिवेट्स हैं वो क्या है, वो क्या है, स्पीसीज। तो इसका मतलब क्या है
जैसे बहुत सारे रिवेट्स जुड़ के एक एरोप्लेन बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी स्पीसीज मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. अब ऐसा मान लेते हैं कि जैसे जैसे ये एरोप्लेन एयरपोर्ट पे रुकेगा, तो एयरपोर्ट पे जब रुकेगा तो क्या होगा, कुछ पैसेंजर उतर जाएंगे। तो जब वो पैसेंजर उतरेंगे ना, वो क्या करेंगे, अपने साथ एक एक रिवेट को लेके चल देंगे। जैसे मान लो आगे जाके अभी ये एक एयरपोर्ट पे रुका, वहां पे क्या हुआ, 2 पैसेंजर उतर गए। ठीक है, उन 2 पैसेंजर ने क्या किया, एक एक रिवेट निकाल लिया, जो एरोप्लेन है ना उससे एक एक रिवेट को निकाल लिया और अपने साथ घर लेके चले गए। ठीक है, इट में नॉट, अच्छा हाँ, अपने साथ घर लेके चले गए, इसका मतलब क्या है कि वहां से तो रिवेट हट गए। रिवेट हमने क्या लिया था, स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीसीज खत्म हो गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? 2 रिवेट निकल गए, मतलब कि 2 स्पीसीज खत्म हो गई अभी इकोसिस्टम में। It may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially. अब देखो, जब शुरू शुरू में 1-2 रिवेट निकलेंगे, तब तो जो फ्लाइट की सेफ्टी है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्लेन तभी भी प्रॉपरली उड़ता रहेगा क्योंकि 1-2 रिवेट निकले हैं शुरू में, है ना। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, बट जैसे जैसे बहुत सारे यात्री उतरते जाएंगे, वो अपने साथ एक एक रिवेट को लेके जाते रहेंगे घर, तो उससे क्या होगा, जो प्लेन है उसमें रिवेट की कमी हो जाएगी, है ना, बहुत सारे रिवेट निकल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो प्लेन है वो वीक हो जाएगा क्योंकि रिवेट कम होते जा रहे हैं। फर्दर मोर, विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये उठती है कि कौन से रिवेट को निकाल रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स। ठीक है, विंग्स में जो रिवेट है, यहां पर भी ये जो कि ये प्लेन है, इस प्लेन को ये प्लेन से ये जो विंग्स हैं जुड़े हुए हैं ना, इस रिवेट के थ्रू, इस रिवेट के थ्रू मान लो ये जो 2 रिवेट हैं, क्या कर रहे हैं, जो प्लेन के पंख हैं उसको प्लेन से जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इन 2 रिवेट को निकाल देंगे तो क्या होगा, ये तो पंखा गया, ये पंख निकल जाएगा, जिससे प्लेन क्रैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवेट्स हैं। ये कैसे हो गए इंपॉर्टेंट रिवेट्स? और इसको अगर आप इकोसिस्टम की उसमें देखो कहानी में, तो आप क्या देखोगे कि ये जो रिवेट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। तो जैसे प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट रिवेट्स होते हैं, उसी तरीके से इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं जिन्हें बोलते हैं की स्पीसीज, जिनके एक्सटिंक्शन से, जिनके खत्म होने से इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seat or window inside the plane. तो अगर आप विंडो की रिवेट को निकाल रहे हो, ठीक है, या सीट की रिवेट को निकाल रहे हो, तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। बट लेकिन अगर आप ये पंख के आसपास की रिवेट को निकालोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो बस ये जो प्लेन का एग्जाम्पल है ना, इस प्लेन के एग्जाम्पल से हमें इकोसिस्टम के बारे में समझाया है। ठीक है ना? तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर स्पीसीज का लॉस होता रहेगा तो उससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हमने एक और चीज देखी, जैसे प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट रिवेट्स होते हैं, उसी तरीके से इकोसिस्टम में भी कुछ की स्पीसीज होती हैं जिनके खत्म होने से पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। तो बस इस चीज से हमें यह पता चला कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वहां पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। स्पीसीज रिचनेस ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो फिर स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ओके, बाय बाय।